जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मुगलों का जिक्र किए बिना वो कहानी अधूरी सी लगती है। ये दास्तान है उस राजवंश की जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और यहाँ की जमीन पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी देखा जा सकता है। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे बाहर से आई एक ताकत हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े और विविध देश पर 300 सालों तक राज कर पाई? चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मुगलों की कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो वो हमलावर थे जो अपनी जबरदस्त फौजी ताकत के दम पर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक नए दौर के निर्माता थे जिन्होंने कला और वास्तुकला को एक नई पहचान दी। तो असल में वो थे कौन? शायद सच इन दोनों के बीच ही कहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत कहते हैं एक ऐसे शहजादे से जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे आज हम सब बाबर के नाम से जानते हैं। उसकी रगों में दो महान लेकिन बेहद खूंखार योद्धाओं का खून था, तैमूर और चंगेज खान। तो सवाल ये है कि बाबर ने भारत का रुख क्यों किया? देखिए, इसके पीछे कई वजह थीं। पहली तो ये कि उसे अपनी पुश्तैनी जमीन से निकाल दिया गया था। दूसरी, उसे अपने नए साम्राज्य को फैलाने के लिए पैसा चाहिए था, और उस जमाने में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे। और सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह, उसे भारत आने का न्योता यहीं से मिला था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से कुछ नाराज दरबारियों ने ही बाबर को बुलावा भेजा था। और बस इसी बुलावे ने उस जंग की जमीन तैयार कर दी जिसने हमेशा के लिए हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। वो जंग थी पानीपत की पहली लड़ाई। जरा सोचिए, बाबर के पास थे सिर्फ 12,000 सैनिक, और सामने कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी फौज में 1 लाख से भी ज्यादा सिपाही, हजारों हाथी और घोड़े थे। मतलब ये तो ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार था। उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। सबसे पहले उसने खाइयां खुदवाएं ताकि दुश्मन की विशाल सेना एक साथ हमला न कर सके, एक जगह फंस जाए। फिर उसने बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर एक मजबूत दीवार जैसी बना दी, और उन गाड़ियों के बीच जो जगह थी ना, वहां उसने लगाई अपनी तोपें। भारत में किसी बड़ी जंग में तोपों का ये पहला बड़ा इस्तेमाल था। और जब लोधी की सेना इस चक्रव्यूह में फंसी तो बाबर के बेहतरीन तीरंदाजों ने साइड से और पीछे से हमला बोल दिया। बाबर की इसी जीत ने उस महान राजवंश की नींव रखी जिसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 6 महान मुगल जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया, इसे बुलंदियों पर पहुंचाया और फिर अपने ही हाथों से इसके पतन की कहानी भी लिखी। चलिए इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं, लेकिन उसका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। शेरशाह सूरी से हारने के बाद उससे 15 साल, सोचिए 15 साल भारत से बाहर रहना पड़ा। जब वो लौटा, दिल्ली का तख्त वापस भी हासिल कर लिया, तो कुछ ही महीनों बाद एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। मतलब जो साम्राज्य अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था, वो फिर से डांबाडोल हो गया। और ऐसे मुश्किल वक्त में तख्त पर बैठा हुमायूं का महज 13 साल का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और यही अकबर इस साम्राज्य का असली निर्माता बना। उसने सिर्फ जंगें ही नहीं जीतीं, बल्कि अपनी समझदारी से लोगों का दिल जीता। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया और राजपूतों से रिश्ते बनाए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा कदम था। अकबर ने जो नींव रखी थी, उसके बाद का जो दौर था वो था मुगल साम्राज्य का शिखर। ये वो वक्त था जब ताकत, पैसा, कला सब कुछ अपने चरम पर था। अकबर के बेटे जहांगीर के दौर में साम्राज्य में काफी शांति और समृद्धि थी। कला, खासकर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा मिला। लेकिन इसी सुकून भरे दौर में एक ऐसी चीज हुई जिसके दूरगामी परिणाम बहुत बहुत गहरे होने वाले थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने ही भारत में व्यापार करने की इजाजत दी थी। उस वक्त ये एक मामूली फैसला लगा होगा, पर इसने आने वाले कल की पूरी कहानी बदल दी। जहांगीर के बाद तख्त पर बैठा शाहजहां, और उसका नाम आती ही जहन में आती है भव्यता। संगमरमर की बनी खूबसूरत इमारतें,
ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि दुनिया की कुल पैदावार का लगभग 1/4 हिस्सा यहीं से आता था। और इसी बेहिसाब दौलत ने शाहजहां को वो ताकत दी कि वो ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और वो मशहूर मयूर सिंहासन जैसी चीजें बनवा सका। ये इमारतें आज भी मुगल शानो शौकत की गवाह हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और मुगल साम्राज्य की कहानी में वो मोड़ था औरंगजेब का दौर। यहीं से पतन की शुरुआत हुई। सत्ता के लिए औरंगजेब किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में जिंदगी के आखिरी सालों के लिए कैद कर दिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह, जो कि काफी उदार सोच का था, उसे मरवा दिया। औरंगजेब ने सिर्फ अपने परिवार के साथ ही ऐसा नहीं किया, उसने अपने परदादा अकबर की बनाई हर नीति को पलट कर रख दिया। जहां अकबर ने धर्म के नाम पर सबको जोड़ने की कोशिश की, औरंगजेब की नीतियां बिल्कुल उलट थीं। उसने जजिया टैक्स, जिसे अकबर ने हटाया था, उसे फिर से लागू कर दिया। राजपूतों और मराठों के साथ, जो कभी साम्राज्य के स्तंभ थे, उनके साथ लंबी जंगें छेड़ी। उसकी कट्टर नीतियों ने उस नींव को ही खोखला कर दिया जिस पर यह पूरा साम्राज्य टिका था। औरंगजेब की मौत के साथ ही साम्राज्य के पतन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। जो इमारत इतने सालों में बनी थी, अब वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी थी। औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह आए वो बहुत कमजोर साबित हुए। दिल्ली का तख्त एक मजाक बनकर रह गया था। बादशाह आते जाते रहे और इस कमजोरी का फायदा उठाया एक नई ताकत ने, अंग्रेजों ने। वो धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। और आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया, देश निकाला दे दिया। और इसी के साथ भारत में 300 साल से भी ज्यादा पुराने एक महान राजवंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो इस 300 साल की लंबी दास्तान के बाद आखिर हम क्या सोचते हैं? एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमें ताजमहल दिया, लेकिन जिसकी शुरुआत भी जंग से हुई और अंत भी। विजेता, कवि, कलाकार, निर्माता, इन सब किरदारों को निभाने वाले मुगलों की आखिरी विरासत क्या है? ये एक सवाल है जो इतिहास आज भी हमसे पूछता है।